नमस्कार दोस्तों। और जैसा कि हमारा पहला अध्याय है, उसके शुरुआत में हमने आवेशन की प्रक्रिया समझी। फिर किसी आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाला विद्युत बल, जिसको हमने कूलाम बल कहा, उसके बारे में जाना। कोई आवेश अगर अन्य आवेशों से घिरा हुआ है तो उस पर उन सभी आवेशों के द्वारा जो लगने वाला विद्युत बल है, उसका परिणामी हमने उसको सदिश आधार पर हल करके उसका परिणामी ज्ञात करना सीखा। फिर किसी आवेश के कारण उसके चारों तरफ क्षेत्र बनता है, उस विद्युत क्षेत्र को जाना। विद्युत क्षेत्र की दिशाएं क्षेत्र रेखाओं के आधार पर हमने समझी। किसी क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश अगर रखा हुआ है तो उस पर लगने वाले बल को जाना। इसी तरीके से हमने उस क्षेत्र को अगर किसी सतह से पास होना पड़ रहा है तो उस सतह से गुजरने वाले क्षेत्र की मात्रा को हमने विद्युत फ्लक्स के रूप में जाना। विजातीय प्रकृति के समान मात्रा के दो आवेशों के निकाय को विद्युत द्विध्रुव के रूप में जाना, और उसके कारण उसके चारों तरफ अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये भी हमने जाना। तो एक तरीके से हमने किसी स्थिर आवेश से संबंधित जानकारियाँ इस अध्याय में ली हैं। तो आज इस अध्याय का समापन हम कुछ आंकिक समस्याओं से, कुछ अभ्यास प्रश्न को लेकर के कर रहे हैं, जो आपकी पुस्तक से ही संबंधित है। तो पहला प्रश्न लेते हैं। आपकी पुस्तक का प्रश्न संख्या 26 है। मान लीजिए कि कोई एक सतह है और ये धनावेशित है, और हमने सीखा था कि धनावेश से जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो उससे दूर की ओर जाती हुई दर्शाई जाती हैं। तो मैंने जो चित्र बनाया है, क्या ये अपने आप में सही क्षेत्र रेखाओं को दर्शा रहा है, फील्ड लाइंस को दर्शा रहा है? तो आपको चेक करना होगा कि कोई भी क्षेत्र रेखा जहां आपने दिखाई है वहां सतह की दिशा क्या है। अगर एलिमेंट्री सरफेस वहाँ पर हम देख रहे हैं इस तरीके से है, और वहाँ पर उससे खींचे गए लंब की दिशा ये है, और वहाँ क्षेत्र की दिशा ये है, तो ये अगर इसकी दिशा में नहीं है तो इसका मतलब है आपका जो क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन है वो गलत है। तो आप इस आधार पर जांच कर सकते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए कि हमने सही दिखा रखा है और एक दूसरी सतह इसके पास रखी हुई है जो कि ऋणावेशित है, चलिए उस पर भी हमने उस पर अंदर की ओर आती हुई बल रेखाएँ, क्षेत्र रेखाएँ दर्शाई हैं। तो अगर मैं क्षेत्र रेखाओं को यहाँ पर इस तरीके से दर्शाऊं तो ये क्षेत्र रेखा सही है। इससे धन से ऋण की ओर जाती हुई इस तरीके से ये भी सही लग रही है हमको। धन से निकलती हुई और उसके बाद ऋण क्षेत्र की ओर आती हुई ये भी सही लग रही है। लेकिन अगर कहीं हमने दिखाया कि क्षेत्र रेखा यहाँ से चली, कहीं चलते चलते वो अपना इस तरीके से साइकिल बना रही है, तो ये अपने आप में गलत है। क्योंकि हमने समझा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी चक्र नहीं बनाती। ये चाहे यहाँ बनाएं, चाहे हम यहाँ पर कहें, ये किसी भी स्थिति में ये प्रदर्शन बिल्कुल गलत होगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि ये मान लीजिए धनावेश है, ये मान लीजिए ऋणावेश है, ये मान लीजिए धनावेश है, और एक और धनावेश है, और हम कहें कि बल रेखाएं धन से इस तरीके से हमने दिखा रखी हैं कि ये इस तरह से मूव कर रही हैं, तो क्या ये सही है? तो आप देख रहे हैं कि बल रेखाओं का जो गमन पथ है वो यहाँ इस पेयर के लिए तो दिख रहा है हमको +2 माइनस मूव कर रहा है, तो ये तो ठीक है। लेकिन -2 प्लस मूव कर रहा है, ये गलत है। तो इस तरीके से ये प्रदर्शन पूरी तरह से गलत है। चलिए एक और लेते हैं कि मान लीजिए कि ये धनावेश है और ये ऋणावेश है, और क्षेत्र रेखाएं हमने इस तरह से दिखाई हैं कि +2 माइनस मूव कर रही हैं। तो ये तो अपने आप में बिल्कुल सही लग रहा है कि +2 माइनस मूवमेंट हो रहा है। हर बल रेखा प्लस से माइनस की ओर मूव होती हुई आ रही है। तो क्या ये सही है? तो ये भी अपने आप में गलत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ बल रेखाएं आपस में चढ़ रही हैं, और कभी भी दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि उस बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हमको क्षेत्र की दो दिशाएं, यानी कि वहाँ अगर कोई आवेश रखेंगे तो उस पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि हमने पीछे समझा था कि वो असंभव है। तो इस तरीके से ये भी गलत है। अगर मान लीजिए दो पॉजिटिव चार्ज हैं और हम इस तरह से दिखाते हैं, सारी बल रेखाएँ इससे एक दूसरे से, मान लीजिए इस तरीके से हमने दिखाया, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई भी क्षेत्र रेखा या बल रेखा धन से धन की ओर नहीं जा रही, बल्कि उससे दूर हटने की कोशिश कर रही है। तो ये अपने आप में सही है।
और ना ही कोई क्षेत्र रेखा आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो ये सभी मानकों को पूरा कर रही है, इसलिए ये चित्र आपका ठीक है। तो इस आधार पर आप जांच कर सकते हैं कि क्षेत्र रेखाएं आपने सही दर्शाई हैं कि नहीं। चलिए एक दूसरा प्रश्न लेते। ये आपकी पुस्तक में प्रश्न संख्या 28 है कि मान लीजिए कि ये कोई एक चालक है, कोई ए चालक है, और हम इसको प्लस क्यू चार्ज देना चाहते हैं। तो ये चार्ज इस पर कहाँ जाएगा, कहाँ पर होगा? तो मान लीजिए कि ये इसके चारों तरफ बढ़ जाता है, कुल मिलाकर के सारे वॉल्यूम में बढ़ जाता है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि मान लीजिए हम अंदर कोई अगर एक गॉस सरफेस तैयार करें, इमेजिन करें, और मान लीजिए कि इस जो हमने गॉसन सरफेस तैयार की है, इसके भीतर इस चार्ज का कुछ हिस्सा क्यू डैश मौजूद है, हम मान के चल रहे हैं। तो इस गॉसन सरफेस से रिलेटेड अगर हम गॉस थ्योरम लगाएं, गॉस लॉ लगाएं, तो हम जानते हैं कि नेट फ्लक्स जो होता है वो ई डॉट डी एच का इंटीग्रल, और ये होता है आपका नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और हम जानते हैं कि किसी भी चालक के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो होता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड आपकी जीरो हो जाएगी, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये Q डैश है बल्कि, तो इसका मतलब Q डैश जीरो। इसका मतलब जो हमने इमेजिन किया है कि इसका कुछ पार्ट अंदर है, तो वहाँ है ही नहीं वो चार्ज गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब है कि कोई भी चार्ज कहीं पर भी आप गॉसन सरफेस इमेजिन करेंगे तो वहाँ होगा ही नहीं। इसका मतलब सारा चार्ज इसकी सरफेस पर आ जाएगा। तो टोटल चार्ज जो भी चालक को दिया जाता है वो हमेशा उसकी सतह पर फैलता है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर अंदर कोई कैविटी बना देते, अगर इसके अंदर इस ठोस चालक के भीतर कोई एक खाली जगह है यहाँ पर, और उस खाली जगह के कारण अब हमने जो चार्ज दिया तो क्या उसका कुछ हिस्सा अंदर भी आएगा? अब तो यहाँ भी स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है, दोनों सिचुएशन सेम है। तो क्या उस आवेश का कुछ हिस्सा अंदर भी आएगा? क्योंकि ये अपनी आंतरिक सतह हो गई, ये बाहरी सतह है। तो उस स्थिति में फिर गॉस सरफेस तैयार कीजिए आप। तो यहाँ गॉस सरफेस हमने इमेजिन की, तो हम देखेंगे कि चालक के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। तो फिर दोबारा से उसी तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो उससे कंसर्न आपका चार्ज भी जीरो होगा। इसका मतलब है कि यहाँ कोटर के जो इस कैविटी बनी हुई है उसकी दीवारों पर कोई चार्ज नहीं आएगा, जो भी चार्ज आप देंगे बाहर ही जाएगा। चलिए थर्ड केस कि अगर मान लीजिए हम कोई एक दूसरा चालक बोला, छोटा सा कोई चालक है और उस पर चार्ज है मान लीजिए Q डैश, इसको उठा करके हम अंदर रख दें, और अब ये इससे आइसोलेटेड है, इससे कनेक्टेड नहीं है कहीं भी, ये पूरी तरीके से विद्युत रोधी है, ये चालक इस चालक से विद्युत रोधी है। अब उस स्थिति में ये हम गॉस सरफेस को मिटा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि उस गड्ढे में हमने जो चार्ज रखा है, अब इस चार्ज की वजह से सरफेस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? तो हमने पीछे पढ़ा था प्रेरण। तो इस Q चार्ज की वजह से, जिस पर कि प्लस में Q डैश है, उसकी वजह से यहाँ इसके भीतर नेगेटिव चार्ज आकर्षित होगा और पॉजिटिव चार्ज प्रतिकर्षित होकर के दूर चला जाएगा। तो जिस मात्रा में इसका आवेश है, नेगेटिव में माइनस Q डैश तो आ जाएगा भीतर और प्लस में Q डैश चला जाएगा इधर। तो इसका मतलब है कि आप देखिए इस पर टोटल चार्ज हो जाएगा अब Q प्लस Q डैश। तो इस तरीके से इंडक्शन के थ्रू हाँ सरफेस पर चार्ज बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट है हमारा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, कोई मशीन है या कोई अपरेटस है या कोई भी बहुत कीमती हमारी कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको कैसे बचाएं? अगर मान लीजिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर जहाँ इसको हमें लगाना है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी काम हो रहा है, तो उस इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट से हम इसको कैसे बचाएंगे? तो सिंपल सी बात है कि जब चालक की सतह पर ही आवेश रहेगा तो उसका फ़ायदा हम उठाएंगे। इसको हम अब की बार किसी चालक शील्ड में, किसी चालक धातु की एक कवर बना देंगे, एक शील्ड में इसको अंदर रखेंगे। अब जो भी इफ़ेक्ट पड़ेगा उसकी वजह से जो चार्ज बनेगा वो सरफेस पर बनेगा, उसको हम अर्थ से लीक करा सकते हैं। तो आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है वो अपने आप में सेफ रहेगी। और हमने पीछे एक गाड़ी का भी उदाहरण लिया था इस तरीके से कि कार में अगर मान लीजिए अचानक बिजली कड़के तो आप क्या करें, तो गाड़ी के शीशे बंद कर लीजिएगा, उस तरीके से आप सेफ हो जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके से। मान लीजिए कि दो प्लेट हैं,
ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। इसका मतलब है कि यहाँ विद्युत क्षेत्र क्रिएटेड है और एक समान तीव्रता का क्षेत्र है जिसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होगी। मान लीजिए उस क्षेत्र की तीव्रता है E, और अब इसके भीतर, इसके मध्य में कोई एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है किसी v चाल से इन दोनों प्लेटों के बीचों बीच, प्लेटों के समानांतर। प्लेट की लंबाई मान लीजिए L है। तो प्रश्न ये है कि जब ये इसके भीतर एंटर करेगा तो क्षेत्र नीचे को है और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसलिए क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा। इसका मतलब ऊपर की ओर बल लगेगा। तो जैसे ही क्षेत्र में घुसेगा प्लेटों के बीच तो इस पर ऊपर की ओर बल लगेगा और ये धीरे धीरे ऊपर को मुड़ना शुरू कर देगा। तो प्रश्न ये है कि जब ये क्षेत्र से बाहर निकलेगा तो उस स्थिति में अपनी दिशा से कितना हट चुकेगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना होगा। मान लीजिए y है ये, तो कैलकुलेट करिए। तो आप देखिए चूंकि दोनों फिनोमेना जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन एक साथ हो रही हैं, तो जो टाइम इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा वही टाइम इसको वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा। उस स्थिति में अगर हम इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट तोड़ें, इनिशियली घटक तोड़ें, तो आप देखिए इस दिशा में तो घटक v ही रहेगा, जबकि इससे लंबवत दिशा में घटक जो होगा v cos 90 यानी कि 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका इस दिशा में कोई वेग नहीं है, सारा वेग इसका इसी दिशा में ही रहेगा। तो इस चाल से L दूरी तय करने में यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगेगा। ये मान लीजिए पॉइंट O है और ये मान लीजिए पॉइंट A है, ये पॉइंट B है जहाँ वो बाहर निकलेगा। तो O से A तक के लिए आप देखिए टाइम कितना लगेगा। तो समय हो जाएगा, कुल दूरी तय करेगा वो x अक्ष पर L बटे और चाल होगी उसकी v, क्योंकि इस दिशा में कंपोनेंट v है, तो इतनी देर लगेगी। और उतने टाइम में चूंकि इस दिशा में कोई बल नहीं कर रहा, बल आरोपित नहीं है, इसलिए इसकी चाल निश्चित रहेगी और उस आधार पर समय लगेगा L बटे v। लेकिन चूंकि बल लग रहा है अब की बार ऊपर की ओर, तो y दिशा जब हम कंसिडर करेंगे, यानी कि A से B की दिशा, या ये कहिए कि y अक्ष की दिशा, उस दिशा में, ये मैं y अक्ष कह रहा हूँ, उस दिशा में आप देख रहे हैं कि बल लग रहा है ऊपर की ओर। और जब बल F इक्वल टू ई क्यू के अकॉर्डिंग, यहाँ चार्ज है इलेक्ट्रॉन का तो वो हम E कह सकते हैं, तो ई, और जब वो बल लग रहा है तो इसलिए अगर उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है तो उसमें एक एक्सीलरेशन त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, a इक्वल टू एफ अपॉन एम, और f है हमारा ई, तो ई अपॉन एम। इतने त्वरण से ही ये ऊपर की ओर गतिशील होगा। और जब यात्रा में त्वरण आ गया है तो फिर हमें इक्वेशन लगानी पड़ेगी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में त्वरण है उस दिशा में विस्थापन है उसका y, u जो उसका प्रारंभिक वेग था जो हम पहले ही देख चुके कि वो 0 है, प्लस हाफ a हम निकाल चुके, ये हो जाएगा ई अपॉन एम, और t टाइम हम यहाँ देख चुके हैं L अपॉन v, तो L अपॉन v का होल स्क्वायर। यहाँ से आप वो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ई इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2mv। तो इतना हाइट वो अपनी दिशा से हट चुकेगा जिस समय वो इस क्षेत्र से ठीक बाहर निकलेगा। इसी प्रश्न को अगर हम दोबारा से दूसरे तरीके से पूछें कि अब की बार इन दोनों प्लेटों के बीच का जो गैप है वो मान लीजिए d है, और वही इलेक्ट्रॉन इन दोनों प्लेटों के बीचों बीच v स्पीड से एंटर कर रहा है। तो जब एंटर करेगा तो ये बताइए कि ये उस प्लेट पर कितनी दूर जा कर के, एंटर करने के बाद कितनी दूर जा कर के, यानी कि ये दूरी वो इस प्लेट को हिट करेगा। चार्ज उसी तरीके से है प्लेटों पर, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा अभी भी हमने उसको नीचे की ओर दिखाया है। तो प्रश्न आपका थोड़ा सा बदल गया है, तो उसी तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपका v होल वेलोसिटी v रही थी, वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट हमने 0 देखा था। तो फिर दोबारा से आप देखिए कि x एक्सिस की ओर जो टाइम इसको लगेगा हिट करने पर, मान लीजिए O से चला और A पर हिट किया, लेकिन उस समय तक ये अपनी डायरेक्शन में B पॉइंट तक मूव कर चुका है, तो O से B की ओर जो टाइम लगेगा वही टाइम उसको B से A की ओर एक्सेलरेशन के थ्रू लगेगा। तो अब की बार हमें ये डिस्टेंस मालूम है, तो अब की बार पहले y एक्सिस पे इक्वेशन ले लीजिए। तो y एक्सिस पे हम अगर देखें तो इक्वेशन हमें लगानी पड़ेगी वही s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप देखिए डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है इसका मिड पॉइंट से ऊपर की ओर प्लेट तक, वो हो जाएगा d/2।
और u इनिशियल वेलोसिटी उसकी प्रारंभिक वेग 0 था ही, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a हम निकाल ही चुके, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब उतना ही है तो ई अपॉन एम इंटू टाइम हमें मालूम करना है, तो टी स्क्वायर, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टी इक्वल टू आ जाएगा एम डी अपॉन ई का अंडर रूट। और जब इतना टाइम लगेगा तो ओ से बी जाने में कितने डिस्टेंस कवर कर चुकेगा, वो डिस्टेंस हो जाएगी एक्स इक्वल टू, चूँकि इस डायरेक्शन में कोई बल काम नहीं कर रहा, इसलिए सीधा हम चाल बराबर दूरी बटे समय के आधार पर दूरी बराबर हो जाएगा चाल, इस दिशा में चाल उसकी v है, गुणा समय t, तो v स्पीड से जो टाइम हमारा आ गया अंडर रूट एम डी अपॉन ई, इतनी दूरी पर वो उस प्लेट को हिट कर देगा। मेरे ख्याल से इस पर आधारित आपकी पुस्तक में एक प्रश्न है, और वो है प्रश्न संख्या, लास्ट है प्रश्न संख्या 34, तो आप इसको हल कर सकते हैं। जबकि ये जो मैंने सॉल्व किया है ये प्रश्न संख्या आपकी किताब में 33वां है, तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए एक प्रॉब्लम और लेते हैं। देखिए जब भी किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो इस तरीके से फॉर्मूले को डराइव करें आप, जो सिंबल्स हैं उनके फॉर्म में, और तब उसके बाद में वैल्यू पुट करें, तो आपकी कैलकुलेशन में गलती भी कम होगी और समय की बचत होगी। इन्हीं प्लेटों से जुड़ी हुई एक और प्रॉब्लम लेते हैं, जो हमने पीछे एक मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया था, उसी से संबंधित है कि ये 2 प्लेटें हैं मान लीजिए, जिन पर हमने इस तरीके से आवेश दिया हुआ है कि उनके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर से नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण के दिशा में, मतलब गुरुत्व की दिशा, पृथ्वी के केंद्र की दिशा में इस तरीके से काम कर रही है, और उसकी तीव्रता एक समान रूप से हर बिंदु पर ई है। तो मान लीजिए कि इस एक्सपेरिमेंट में जो ड्रॉप्ड बनती हैं उनमें से किसी एक ड्रॉप पर n इलेक्ट्रॉन छा गए, और उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन पर चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है और फील्ड की डायरेक्शन है डाउनवर्ड, तो इस पर अपवर्ड फोर्स लगेगी, तो उस बूंद पर एक ऊपर की ओर विद्युत बल लागू हो गया, जबकि उस ड्रॉप का अपना वेट वो नीचे की ओर काम कर रहा है। अब यहाँ 2 बातें हैं कि अगर ये ज़्यादा है तो ड्रॉप ऊपर मूव करेगी, अगर ये ज़्यादा है तो ड्रॉप जो है वो नीचे मूव करेगी, लेकिन एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये बूंद जो है वो यहीं पर लटकी रह गई। तो उस स्थिति में इस बूंद की अपनी रेडियस बताइए कितनी है, जबकि इस ड्रॉप का अपना जो डेंसिटी है वो मान लीजिए रो है। तो सॉल्व करिएगा। जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई, इसका मतलब है कि ड्रॉप पर लगने वाला जो विद्युत बल है वो उसके वेट के इक्वल हो गया। तो विद्युत बल कितना कार्य करेगा, F इक्वल टू ई क्यू, तो ई यहाँ पर ई क्यू इक्वल टू एम जी, इसके अकॉर्डिंग ई हमारा विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है हमने ई, और क्यू हो जाएगा यहाँ पर इस ड्रॉप पर उपस्थित आवेश, और चूंकि यह n इलेक्ट्रॉन है तो आवेश हो जाएगा n e, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है, और m द्रव्यमान है उसका, चूंकि रेडियस हमें कैलकुलेट करनी है, डेंसिटी हमने दे रखी है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं घनत्व गुणा आयतन इसके रूप में गुणा g, और आयतन होगा चूंकि बॉल जो ड्रॉप होती है वो बॉल की शेप में होती है, तो 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो जी, यहाँ से r क्यूब हो जाएगा हमारा 3/4 पाई और r क्यूब ये रो जी, और ऊपर रह जाएगा आपका n e इंटू ई ये। और इस तरीके से हम बॉल की जो रेडियस है, ड्रॉप की जो रेडियस है वो r इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3NEE अपॉन 4 पाई रो जी, इस संबंध से हम निकाल सकते हैं। आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, मैं उसकी रीडिंग कर रहा हूँ। आप देखिए इसमें दिया हुआ है 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के एक नियत क्षेत्र में, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दे दिया 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम, और इसमें क्षेत्र के प्रभाव में 12 इलेक्ट्रॉन आधिक्य की कोई तेल की बूंद, यानी कि इस बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉन आधिक्य हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 12, और वो स्थिर रखी जाती है यानी कि बैलेंस हो जाती है। तो अगर तेल का घनत्व यानी कि रो आपको दिया है 1.2 g ग्राम पर cc, इसको आप लिख सकते हैं 1.26, तो 1.26 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा आपका 10⁻³ और ये ऊपर आके 6, तो टोटल रह जाएगा 3
यानी कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इसमें MKS यूनिट में हमने चेंज कर लिया। तो बूंद की रेडियस का आकलन कीजिए, जबकि जी की वैल्यू आपकी 9.81 है और जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब आप देखिए सारी क्वांटिटी इस फॉर्मूले की आपके पास हर एक चीज़ है, तो आप इसको इसमें पुट करके आप रेडियस निकाल सकते हैं। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं इसी तरीके से। आप इस फिगर में देख रहे हैं कि XYZ आपकी एक तरीके से 3D स्पेस है, उसमें कोई एक हमने रेक्टेंगुलर सरफेस है, कोई आयताकार सतह जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। ये आयताकार लूप मान लीजिए, ये लूप XY प्लेन में रखा हुआ है हॉरिजॉन्टली, और जहाँ रखा हुआ है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 4000 K न्यूटन पर कूलाम है। तो अगर ये XY प्लेन में रखा हुआ है तो इससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो करिए सॉल्व। फाइनाइट लेंथ हम और ब्रेड्थ हमने दे रखी है, तो एक साफ दिख रहा है इसका जो एरिया हो गया वो हो जाएगा, चलिए A = 10 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर, ये इसका अपना एरिया हो गया। लेकिन किसी पर्टिकुलर एरिया से पास होने वाला फ्लक्स वो हमने पीछे पढ़ा है, phi = E.ds, ये हमने सॉल्व किया है। और अगर हमारे पास एक फाइनाइट सरफेस है तो हम यहाँ पर ds की जगह a भी ले सकते हैं, तो E.da यानी कि ये हो जाएगा E × A × cos थीटा। अब प्रश्न आता है कि यहाँ पर थीटा की इंपॉर्टेंस है कि यह थीटा है कितना, तो ढूंढिए। देखिए E हमने दिया है 4000 K मीन्स Z एक्सिस के अलॉन्ग, तो Z एक्सिस इधर है, तो इसका मतलब E की डायरेक्शन अपवर्ड है, यानी कि यहाँ क्षेत्र आपका इस तरीके से है। और जब हमको डायरेक्शन पता चल गई और हमारा जो प्लेन रखा हुआ है ये रेक्टेंगुलर लूप, इस A की डायरेक्शन ये किधर है, तो A मैंने बताया था कि किसी भी सतह पर बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है वो A की दिशा बताता है। तो इस पर अगर हम अभिलंब खींचेंगे, चूँकि ये XY प्लेन में रखा हुआ है, तो इस पर खींचा गया अभिलंब भी Z एक्सिस के अलॉन्ग ही होगा, यानी कि ये हमारा वेक्टर A हो गया, ये वेक्टर हमारा E हो गया। तो इस साफ दिख रहा है कि E और A के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ जो हमारा थीटा 0 है उसके अकॉर्डिंग phi E हो जाएगा हमारा, E हमारा 4000 है इंटू एरिया हमारा 10 × 5 यानी कि 50 इंटू, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो स्क्वायर होने से -4 हो जाएगा, तो ये एरिया हो गया, ये E हो गया इंटू cos 0 = ये हो जाएगा आपका 4 5 या 20, और ये पावर इससे कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो एक तरीके से 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम ये अपने आप में उस रेक्टेंगुलर सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू होगी। अच्छा, अगर यहाँ पर ये XY प्लेन में ना होकर के YZ प्लेन में होता, यानी कि अब की बार YZ प्लेन में कि इसकी एक सरफेस Y के अलॉन्ग एक Z के अलॉन्ग, तो देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती। और जब ये सरफेस आपकी इस तरह से हम खड़ी कर देते, तो अब खड़ी करने पर इस तरीके से, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि YZ के परपेंडिकुलर X एक्सिस के अलॉन्ग आपकी बार एरिया की डायरेक्शन हो जाती सेकंड केस में, तो वेक्टर हमारा A ये रहता, जबकि E हमारा Z डायरेक्शन में ही है, तो दोनों डायरेक्शन एक दूसरे से राइट एंगल बना रही हैं। तो सेकंड केस अगर हमने इसको YZ प्लेन में कर दिया है तो उस केस में थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। या हम ये कहें कि इसके जो तल को, जो रेक्टेंगुलर प्लेन था, लूप था, उसके तल को Z एक्सिस के क्षेत्र की दिशा में कर दिया। बात एक ही है, कहने का तरीका बदल गया है, लेकिन मतलब वही है कि इसके तल को अब की बार क्षेत्र के लंबवत कर दिया है, तो उस स्थिति में A और E दोनों एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे, और जब 90 डिग्री होगा तो आप cos 90 0 होता है, इसका मतलब फ्लक्स आपका 0 हो जाएगा, तो कोई फ्लक्स पास ही नहीं होगा। स्पष्ट भी है, प्रैक्टिकली भी हम देख रहे हैं कि लाइन ऑफ फोर्स जितनी भी हमारी जो फील्ड लाइंस हैं, क्षेत्र रेखाएं हैं, वो या तो इस लूप से इधर रह जाएंगी या इधर रह जाएंगी, इसके भीतर से एक भी पास नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के हम इस तरीके से फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए और लेते हैं प्रॉब्लम। आप चित्र में देख रहे हैं कि एक डाइपोल है AB जिसका केंद्र है O, दोनों आवेश में से एक 100 माइक्रोकूलाम है, दूसरा -100 माइक्रोकूलाम है, दोनों एक दूसरे से 5 mm की दूरी पर हैं। अब प्रश्न आता है कि इसकी अक्षीय स्थिति पर इसके केंद्र से 1 सेंटीमीटर दूर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हमने अक्षीय स्थिति के लिए पीछे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो एम्पलीट्यूड है वो हमने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K × 2 RP/r² - a² होल स्क्वायर।
तो आप देखिए इस ये मान लीजिए कि निर्वात में रखा हुआ है, तो हम k को तो चलिए 1 मान लेंगे। अब इस फॉर्मूले में r भी है, a भी है, वो हमें मालूम है। यहाँ पर r हमारा 1 सेंटीमीटर है और a हमारा हो जाएगा, जब ये 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है तो a इक्वल टू हो जाएगा, चूँकि डिस्टेंस को हम 2a ले रहे थे, तो ये हो जाएगा 5/2 mm। अब उस स्थिति में P और निकाल लीजिए। P हमारा जो डाइपोल मोमेंट है वो हमने पीछे पढ़ा था, Q इंटू 2a। तो चार्ज हमारा मालूम है 100 माइक्रो कूलम और 10⁻⁻⁶, और 2a हमारा 5 mm है, तो 5 × 10⁻³ इतना आपका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा कूलाम मीटर। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए ये तो हमारा 9 × 10⁹ है ही, इंटू यहाँ 2 इंटू r हमारा 1 सेंटीमीटर है, तो 1 × 10⁻²। p हम निकाल चुके, ये हो जाएगा हमारा 5 × 10⁻⁷ बटे r² - a²। r है हमारा 1 सेंटीमीटर और ये है 2.5 mm कह सकते हैं इसको, यानी कि 0.25 सेंटीमीटर हम इतना कह सकते हैं। और आप देखिए 1 सेंटीमीटर के सामने लगभग 0.25 सेंटीमीटर ज़्यादा छोटा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, तो इसको हम इसके सामने नेग्लिजिबल नहीं कह सकते। तो इसलिए हमें दोनों की एक्चुअल वैल्यू पुट करनी होगी। तो 1² - 0.25 का स्क्वायर, और चूँकि सेंटीमीटर का स्क्वायर किया है मैंने, तो ये 10⁻⁴ भी होगा, और इसका होल स्क्वायर है, और 10⁻⁴ बाहर आएगा तो 10⁻8। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। लेकिन अगर इसी में हम एक प्रश्न और ऐड कर दें कि भाई अक्षीय स्थिति में एक जो पॉइंट 1 सेंटीमीटर दूर पॉइंट था, इसकी बजाय किसी दूसरे पॉइंट Q पे बताइए जो कि O से 1 मीटर दूर है। उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो आप देखिए 1 मीटर की जो डिस्टेंस है r = 1 मीटर, वो a जो वैल्यू है 0.25 सेंटीमीटर, इसकी तुलना में बहुत बड़ी है। r की वैल्यू 1 मीटर, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 1000 mm के सामने 5 mm बल्कि 2.5 mm बहुत छोटी राशि है। इसलिए यहाँ पर हम ये फार्मूला ना लेकर के हम बड़ी दूरियों के लिए जो फार्मूला हमने इसको मॉडिफाई किया था 1/4πε0 k इंटू वो बन गया था हमारा 2p/r³। अब आप सीधे इसको ले सकते हैं, यानी कि आपको ये ध्यान देना होगा कि जो दी गई दूरी है वो उस डाइपोल की लंबाई की तुलना में अगर बहुत अधिक है तो आप इसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल नहीं है जो डाइपोल की लेंथ है, तो आपको फिर फाइनाइट ये आपको फार्मूला लेकर के ही आपको कैलकुलेट करना होगा। तो इस तरीके से सेकंड केस में हम यहाँ पर P तो हमारा वही रहेगा, लेकिन R अब की बार 1 मीटर डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं, और इस तरीके से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। और यही ध्यान आपको निरक्ष स्थिति में यानी कि विषुवतीय स्थिति में भी यही बात लागू होती है, वहाँ भी आपको यही ध्यान देना होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये नहीं है कि जो आंकड़े दे दिए सीधा पुट करना शुरू कर दें। अगर आप यहाँ पर 100 यहाँ वैल्यू पुट करेंगे r की 1² ये 1 मीटर वाले केस में, और माइनस और a की वैल्यू पुट करेंगे आप 0.25 का होल स्क्वायर, और आप इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने आप में आपको थका देगा, तो वैल्यू तो आ जाएगी, लेकिन वो वही आएगी जब आप इसको केवल अगर 1² मान लें, उस पर हल करने पर आएगी। तो कंपैरिजन करते हुए आप कैलकुलेशन करें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो इसी तरीके की और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी पुस्तक में मिल जाएंगी, इधर उधर मिल जाएंगी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिएगा और इस चैप्टर को और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए अगले चैप्टर के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात करेंगे। थैंक यू।